सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जेई मेंस को सिर्फ बाकी है 30 डेज, एक ही महीना बाकी है और हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशंस। ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। और जेई मेंस में आप देखोगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे सिलेबस 11th और 12th को मिला के पूरा सिलेबस से हम लोग कुछ, मैंने आज 25-30 क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूँ। शांति से इसको अटेम्प्ट करना, अब देखना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। लेट्स गो। देखो, पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एंड बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ओमेगा का पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें पता होता है कि जो टाइम होता है वो होता है 2π/ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी कितनी, ओमेगा/2π। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा है। और जो कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों J²/N²। तो आप देखोगे तो F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N³ आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट हमारा ऑप्शन डी हो गया। सिंपल। लेकिन ये फैक्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं हो। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसके बैकग्राउंड वाली मैं सारी थ्योरी भी बताते जाऊंगा आपको, ताकि इसके आजू बाजू में जो भी डाउट है आपको वो भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखने लायक 2-3 चीजें हैं बच्चों। देखो, एक चीज है अपनी कि रेडियस होती है हमारी n²/z। सेकेंड, वेलोसिटी होती है हमारी z/n। तीसरा, एनर्जी होती है बच्चों हमारी Z²/n²। और अगर अभी टाइम निकालना है हमें, तो टाइम आपको पता है कितना होता है 2πr/v। तो r/v करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, r²/v, मतलब n³/z² हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, Z²/n³। क्लियर है बात। तो ये पहला एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। इजी भी है, ट्रिकी भी है। अब ये मत बोलना कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे, मीडियम कर रहे, टफ कर रहे, नहीं, सर करा रहे हैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शांति से इसको समझ लेना, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, मेरे पे भरोसा रख के देख लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मजा आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लेके आया हूं आपका ग्रेविटेशन से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 4 particles A, B, C, D with masses n, 2m, 3m और 4m at the corner of square। 4 कॉर्नर पे हमने मासेस रख दिए हैं, ठीक है। They have acceleration of equal magnitude and direction हमें दे रखी है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। क्या किया जाए देखो, तो उन्होंने क्या किया है, ए पे रखा है m, तो यहां पे रखा है m, यहां पे रखा है 2m, यहां पे रखा है 3m और यहाँ पे रखा है आपका 4m। ये 4 मासेस आपके आराम से रखे हुए होंगे। अब आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है, वन शॉट में मैंने बता रखा है आपको कि ए सेंटर ऑफ मास होता है हमारा, क्या होता है, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर प्लस m3a3 वेक्टर प्लस m4a4 वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये सिंपल फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अब हमें करना है इसमें सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है देखो ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करनी है हमें। m1 कितना है हमारा m, और इसका a वेक्टर देखो ये इस तरफ दिखाया गया है, तो क्या लिखेंगे -a क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा -a क्या। फिर m2 लिखना है हमें कितना 2m, ऊपर दिया है एक्सेलरेशन तो aj क्या,
m3 कितना दिया है 3m a कैप, और 4 m4 दे रखा है आपको 4m माइनस a j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास ऐड करोगे तो 10m हो जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन पॉज करके पहले आप सॉल्व करोगे और फिर देखोगे कि मैंने जैसे किया वैसे ही सर ने किया कि नहीं। ठीक है, और देख लो कि आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये माइनस ए और ये कितना हो जाएगा 2m और ये 5 हो जाएगा, मतलब यहां से a बाय 5 कॉमन ले लेते हैं, एक तो आई कैप आ गया और इधर कितना आ जाएगा आपका 4m और 2m माइनस 2m, मतलब इधर आ जाएगा 6। तो एकदम आराम से हमारा पहला इसका सेकेंड आंसर आ गया है कितना a बाय 5 आई कैप माइनस j, तो इसका प्लस सिंपली ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हॉरिजॉन्टल फायर हाउस विथ नोजल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5/√21 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, एक चीज ये दे रखी है, डिलीवर्स अ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में दे रखा है। What will be the maximum possible increase in temperature of the water while it hits the rigid? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या होगा, उन्होंने हमें एक तो एरिया दे रखा है, तो जो जो दिया है पहले वो लिख लो। एरिया कितना दिया है हमारे पास, उन्होंने ना 5/√21 इंटू कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और जो उन्होंने रेट दिया हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर का रेट कितना दिया है, हीट ट्रांसफर का रेट जो हम लोग क्यू लिखते हैं वो कितना लिखा है उन्होंने, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब 1/10। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, अब आपको पता है यार कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है ए इंटू वी। ठीक है ना, ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब एरिया को आप क्या लिखोगे, ये 5/√21 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी, और क्यू कितना है अपना 1/10। तो यहां से देखोगे तो आपका वेलोसिटी कितना आएगा एक बार चेक, तो यहां से वेलोसिटी आपकी आ जाएगी ये 50 हो जाएगा √21, तो ऐसे कर लेते हैं कुछ, ये 10 की पावर माइनस 3 नीचे आएगा तो कितना होगा 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, 100 100 और ये 2 20/√21 आ जाएगा, बराबर ना। तो एक तो ऐसे लिख देते √21 बाय 50 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये 1000 से आप डिवाइड करोगे 50 को तो कितना जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20√21 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब जैसे ही वेलोसिटी आ गई हमें क्या करना है, ये काइनेटिक एनर्जी देगा, कितना काइनेटिक एनर्जी देगा, ये काइनेटिक एनर्जी देगा हाफ mv², बराबर, और उतना कौन खा जाएगा, उतना खा जाएगा आपका ms डेल्टा टी। तो देखो m और m तो यहां से कट जाएगा, देखो m और m कट जाएगा, v² करोगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 21/2 इज इक्वल टू s। s कितना होता है, वाटर का 1 होता है लेकिन वो कैलोरी में होता है, तो हम लोग 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। बस अब ये सॉल्व कर लो आप, कितना आ रहा है ये 21 और ये 2 से जाएगा ये 4 बेस 200 डेल्टा टी 1 आ रहा है भाई, आराम से सॉल्व करके देख लेना, ये आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा है ए। ठीक है, कमेंट में बताना यार ये आंसर कितने लोगों का सही हुआ था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्या बोल रहा है देखो,
four identical particles of mass capital M are located at the corner of the square of side A. Very very easy. क्या बोल रहे हैं, ये चार कॉर्नर पे मास m रखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ, और साइड A है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो. What should be the speed of each of them revolve under the influence of others gravitational field in circular orbit. मतलब ये ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो इसका एकमात्र कारण क्या होगा, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक बॉडी पे फोर्स बैलेंस कर लेते हैं. देखो, तो एक यहाँ पे फोर्स लगेगा ऐसे आपका, एक फोर्स आपका ये लगेगा, और एक तीसरा फोर्स आपका यहां लगेगा ऐसे सेंटर की तरफ. अब ये तीनों फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं. कैसे निकालोगे, ये दोनों, इसको नाम दो F, इसको नाम दो F, इसको नाम दो F, और इसको नाम दो F. आराम से करना है, कोई गड़बड़ नहीं. F1 कितना होगा, Gm1m2 बाय R. ठीक है, तो F1 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे Gm स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये पहले. F2 क्या आएगा, F2 से पहले F3 निकाल देता हूं मैं, वो इजी है ना हमारा. वो कितना आएगा, Gm बाय A स्क्वायर, और फिर F2 निकाल दो. F2 कितना आएगा, Gm स्क्वायर बाय, ये वाली दूरी निकालनी है हमें, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी होगी, ये है अपना A cos 45. ये एंगल कितना होगा हमारा, 45 डिग्री. तो ये जो दूरी होगी A cos 45, A cos 45, तो कितना होगा 2A cos 45. समझ रहे हो ना, कि ये जो दूरी होगी हमारी, ये कितनी होगी 2A cos 45, मतलब 2A बाय √2, मतलब √2A. तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, √2A का स्क्वायर. तो अगर मैंने Gm बाय A स्क्वायर को F मान लिया तो ये भी तो F आएगा, लेकिन ये कितना आएगा आपका F बाय 2 आएगा. ठीक है, अब हमें करना है वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे इसका, F cos 45, F cos 45 प्लस F2. तो इधर मैं लिख रहा हूं, देखो घाई नहीं करना, क्वेश्चन कितना भी इजी लगे, कितना भी टफ लगे, हमें पेशेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करना है. देखो F टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर कितना आएगा, F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 प्लस F3 cos 45 डिग्री, कितना टोटल फोर्स होगा. अब देखो F1 मतलब कितना है, F है हमारा, है ना यार, F cos 45, F cos 45 मतलब कितना हो जाएगा 2F cos 45, 2F बाय √2 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना F बाय. तो यहां से आप देखोगे तो आपका आ रहा है √2 प्लस 1/2 टाइम्स F. और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, ये फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को. कैसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिख देते हैं √2 प्लस 1/2 इंटू F को क्या लिया था हमने, Gm स्क्वायर बाय A स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू योर mv स्क्वायर बाय R. और ये R कितना होगा बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर है तो ये R क्या होगा, A cos 45. A cos 45 मतलब कितना हो गया, A बाय √2. क्लियर है बात, एकदम सिंपल कहानी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. देख अब अपने को क्या करना है, M से एक M चला गया, एक A से एक A चला गया, और √2 ऊपर जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाय 2 √2 Gm बाय A का रूट. ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, है ना. अब दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन ऑप्शन भी तो खतरनाक है, तो टेंशन नहीं लेना. पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो v कितना आ जाएगा हमारा, देखो तो इधर √Gm बाय A को वैसे ही रखो, और इस वाले अंडर रूट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन, इसको एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस 1 बाय 2 √2.
तो कितना आएगा भाई, GM बाई, ऐसे कैलकुलेशन में आपको परेशान करेंगे, 100% करेंगे। उससे आपको वो देखेंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन वाली एबिलिटी कैसी है, वो चेक करने के लिए ही है। तो 2√2 मतलब 1.41 प्लस 1 मतलब 2.82, 2.82 प्लस 1 मतलब 3.82, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, और 2.82। तो ये लगभग लगभग जाएगा 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कितना जाएगा ये निकालना पड़ेगा हमें, ये तो परेशान कर रहे हैं हमें। तो एक काम कर लेते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 382 डिवाइडेड बाय 282, अब इसको डिवाइड करते चलो। तो 4 से डिवाइड होगा क्या ये, नहीं 2 से कर लेते फिर, 19 1, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 1। अब किससे डिवाइड होगा ये, 141 करना ही पड़ेगा यार, 141 ये आएगा 50.0 करेंगे तो ये 4 से जाएगा क्या, 141 इंटू 4 तो 4 16 1 5, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 12 1 4, फिर कितना बचता है यहाँ पे 77, है ना। फिर ये जाएगा 5 से, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है √1.35 GM बाय ए। और √1.35 को अभी कैसे करना है, क्या करा जाए, इसको बाइनोमियल से किया क्या, 1 प्लस 0.0, हाँ बाइनोमियल से करके देखते हैं ना। बाइनोमियल क्या होता है हमारा, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। वैसे इसको क्या लिख लो, 1 प्लस 0.35 की पावर 1/2, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 0.35/2, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.17 कुछ आएगा, है क्या ऐसा, अरे है है आंसर है हमारा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई नो यहाँ पे उन्होंने बाइनोमियल भी चेक कर लिया, बाइनोमियल बोलने से अच्छा है कि उन्होंने चेक कर लिया आपकी अप्रोक्सीमेशन वाली क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, क्लियर है ना यार, बाकी तो इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत थी, बाकी तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, देख लो एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज, क्या बोल रहा है, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल विथ 175 टन्स एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं, एन दे रखा है हमें कितना 175, और एरिया दे रखा है हमें 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आपको भी ऐसा ही करना है, जो जो गिवन है आराम से लिख लेना है आपको। It uses a torsion band of torsion constant 10⁻⁻⁶, मतलब ये क्या होता है, C दे रखा है उन्होंने कितना 10⁻⁻⁶ N M by radian। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन, मतलब अंदर ही रखी है। द कॉइल डिफ्लेक्टेड बाय 1 डिग्री, मतलब जो एंगल दिया है आपको कितना दिया है, π/180, रेडियन में करना पड़ेगा इसको। फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, आई भी दे रखा है हमें 10⁻³ एम्पियर। अब पूछ रहा है बी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली, मतलब यहाँ पे भी कैलकुलेशन भाई हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब तो एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, टॉर्क बराबर सी थीटा। सी क्या होता है अपना टॉर्शनल कांस्टेंट, और टॉर्क क्या होता है यहाँ पे बीना साइन थीटा, टॉर्क क्या होता है बीना साइन थीटा। तो इधर लिखेंगे बीना, थीटा तो 90 है वहां पे, और इंटू सी इंटू थीटा। अब यहां से हमें बी निकालना है, तो बी कितना आ जाएगा अपना सी थीटा अपॉन आई एन ए। अब मुझे लगता है अब वैल्यू डालने का काम हम कर लेते हैं। तो बी आ जाएगा हमारा कितना, सी, सी कितना है हमारे पास 10⁻⁻⁶, थीटा है π/180, इधर लिख देता हूं, अपॉन आई, आई कितना है
10 की पावर -3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 175 इंटू ए क्या है एरिया 10 की पावर -4। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बस कैलकुलेशन करना है यार। अब कैसे किया जाए कैलकुलेशन, देखो एक तो क्या करो, ये देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -7 और ऊपर जाके 10 बचेगा और वो 10, ये 10 इसको काट देगा, मतलब ये आएगा हमारा b बराबर पाई बाय 18 इंटू 175, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यार, 175 इंटू 18 कितना आएगा, 18 5 जा 99, 18 5 जा 90, 108, 126 और 135, 5 13, 18 1 जा 18 और 13 21 31, 310। तो बी आ जाएगा आपका, पाई की वैल्यू डालना 3.14 और ये डालना कुछ 3150। अब अप्रोक्सीमेशन बोला गया है भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप क्या करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.14 इंटू 1 2 3, 3.15 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हो आप। नहीं +3 लिख सकते हो, बराबर ना। हाँ, अब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली कट हो जाएंगे, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली कट हो जाएंगे ऐसे और ऐसे। तो b की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है आपकी 10 की पावर -3 टेस्ला। बहुत अच्छे सवाल है ये, इससे आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी चेक हो रही है भाई, कैलकुलेशन एबिलिटी आपकी चेक होगी इसमें, ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है ये। चलो देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते ही समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है ये। दिस इज योर थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन। तो यस, देखते ही समझ में आ रहा है ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इट क्लोजेस टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई कि जो तुम्हारी आरएमएस वेलोसिटी है वो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। तो पहले तो तुम्हें आरएमएस वेलोसिटी पता होनी चाहिए और तुम्हें एस्केप वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये केटीजी और ग्रेविटेशन का कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो आप देखो आरएमएस कितना लिखते हैं हम लोग 3 RT/m, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है तो क्या लिखेंगे 3K एवोगैड्रो नंबर इंटू T/m और दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी 2G/r। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ये आपको पता है तो उसके बाद तो कोई भी कर लेगा, हमें क्या करना है बस कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करें, अभी दोनों जगह पे क्या कर दो स्क्वेयरिंग मार दो भाई। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपने को क्या निकालने को बोला है उन्होंने, टेम्परेचर एट विच, अच्छा टेम्परेचर निकालना है तो इधर कितना हो जाएगा आपका, टेम्परेचर बराबर आपका हो जाएगा स्क्वेयरिंग करने के बाद 2mgr 2mgr अपॉन 3kNA, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो T बराबर 2 इंटू मास, मास कितना दिया है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 2 होता है ना, 2 इंटू 10 की पावर -3 करना मत भूलना। हम एसआई यूनिट में लिख रहे हैं भाई, एसआई यूनिट में लिखते टाइम 2 ग्राम होता है वो, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। 2mg, जी कितना है, जी को तो 10 ही लो भाई, क्यों टेंशन लेना। आर दे रखा है हमें कितना 6.4 इंटू 10 की पावर 6 बाय 3k, के कितना है यहाँ पे 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू Na, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो भाई कुछ काटा कुटी हो रही कि नहीं, एक तो ये खटाना 10 की पावर -23 और 10 की पावर 23 उड़ा दिया मैंने। अब बचा क्या है यहाँ पे, अच्छे से लिख लो, देखो ये 2 को उड़ा दो इससे 3 से, बराबर
फिर एक काम कर लेते, पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, क्यों गड़बड़ करनी। देखो 10 की पावर 3 इंटू 10, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 बचे। फिर ये 2 इंटू 6.4 कितना हो जाएगा हमारा 12.8। ये ऊपर वाली कहानी है। और नीचे क्या बच रहा है आपका 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 1.38। ठीक है, ऐसा कुछ बच रहा है। अब देखो यार, ऑप्शन तो भाई बहुत डेंजरस दिख रहे हैं कुछ। चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करके देखो, कैलकुलेशन बहुत है। 6.4 और ये 2 से जाएगा तो 0.69 ऐसा कुछ आएगा। अब 9 से भी नहीं डिवाइड करना तो 9 से मल्टीप्लाई ही कर लो, और क्या ही कर सकते हैं। 10 की पावर 4 इंटू 6.4 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9 8, 6 9 जा 54 और 1 इधर ही कर लेते हैं ना भाई, थोड़ी गलती एकदम महंगी पड़ेगी हमारी। 6.21 आ रहा है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कट कर देंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली कट करेंगे तो 10 की पावर 4 तो नहीं मैच हो रहा है ना, तो कैलकुलेशन क्या ही किया जाए इसको। 10 की पावर 4 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 1 से कट होगा ये, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 के लिए। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि हमें, हाँ क्लोजेस्ट टू पूछा है तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 केल्विन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से आपका सी मैच हो जाएगा भाई, आराम से। बोलो क्लियर है क्या बात, एकदम क्लियर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मासलेस स्प्रिंग जिसका के दे रखा है 800 न्यूटन पर मीटर अटैच विद मास 500 ग्राम इज कंप्लीटली इमर्स इन 1 kg ऑफ वाटर। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि ये, चलो देख लेते हैं भाई। देखो ऐसा एक बकेट दिया है आपको, और इस बकेट में बहुत सारा पानी भर के रखा है उन लोगों ने, ऐसे बहुत पानी भर के रखा है, और इसमें ये स्प्रिंग डुबा के रखे हुए हैं ऐसे। ऐसे, और ये मास कितना दिया है आपका 0.5 kg, और वाटर का मास कितना दे रखा है 1 kg, और ये के दे रखा है आपको 800। डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपको समझ में आएगा। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू 2 सेंटीमीटर, कितना स्ट्रेच हुआ है ये स्ट्रेच हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग इधर ही लिख देते हैं कि स्ट्रेच कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर। एंड रिलीज सो दैट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अब ये क्या करना है, वाइब्रेटिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, what would be the order of magnitude of change in temperature, डेल्टा टी निकालना है हमें, when the vibration stop completely। अभी क्या क्या दे रखा है उससे हमें आइडिया मिलेगा, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, एस दे रखा है, एस दे रखा है। ठीक है भाई, अब देखो इसको समझो, आप क्या कर सकता है, यहाँ पे इसके वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा यहाँ टेम्परेचर जनरेट होगा, तो कौन हीट देने वाला है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि हीट देने वाला काम कौन कर रहा है, तो हीट देने वाला काम कर रहा है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो रही है इसमें हीट एनर्जी में। तो देख लेते स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, तो देखो स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी होगी, आप बोलोगे सर हाफ के एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो हाफ के कितना है यहाँ पे 800, और एक्स कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर है ना। अब इसको करना पड़ेगा, अब देखो ये कितना आ रहा है, ये 4 आएगा, 4 और ये 2 जाएगा, 2 और ये 1600 जाएगा, 1600 मतलब ये कुछ 16 इंटू 10 की पावर -2 आ, है ना। वापिस चेक कर लो क्या, 400 और 4 1600, 1600 और ये बराबर है। क्लियर है कहानी इतनी, ठीक है। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है,
हीट में। अब हीट कितना जनरेट होगा, हीट यहाँ पे जनरेट होगा डेल्टा क्यू बराबर एम बी एस बी डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी। बहुत लोग बस इतना ही लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। एक मिनट, इधर मैं अच्छे से लिखता हूँ, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। ये समझे क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है। अब देखो एमबी, एमबी कितना है हमारा, मास ऑफ ब्लॉक 0.1। एसबी कितना है भैया हमारा, एस ऑफ ब्लॉक ये 400। डेल्टा टी तो हमें निकालना है, प्लस मास ऑफ वाटर कितना है 1। एस डब्ल्यू कितना है, अच्छा है कि जूल में ही दे रखा है, टेंशन नहीं। तो कितना हो जाएगा 4184 डेल्टा टी। तो कितना आ रहा है ये देखो, ये 200 आएगा, 200 इसमें ऐड करोगे तो 384 डेल्टा टी। अब मुझे वापस कैलकुलेशन करने का मन नहीं है भाई, यार है 4384। अब मेरे को तो लग रहा है कैलकुलेशन करना है, करने को ही बोलेगा ये, बराबर है। अब ये हीट किसको मिलेगी, ये तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 16 इंटू 10⁻⁻², जो स्प्रिंग की एनर्जी है पूरी की पूरी हीट में मिल गई 2384 डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4384 इंटू 100/16। अच्छा, अब देखो कितना आ रहा है ये, सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, बिल्कुल। अब देखो ये कितना आएगा, 4 से जाएगा 25, ये 4 से जाएगा, फिर ये 4 से जा रहा है क्या, 4 1 जा 1 4 28, हाँ जा रहा है, ये भी 4 से जाएगा, कितने से जाएगा ये 4 से, तो 4 1 जा 1 4 1 जा 1 0, ऐसा कुछ आ रहा है 1096 इंटू 25। तो ये वापस करना पड़ेगा, 25 तक 150, 15 जाएगा ऊपर, 5225 और 15 240 24, 1500 24 2 और 25 25 2 तो ये तो भाई 27,400 कुछ आ रहा है भाई। तो इसको कैसे किया जाए, मतलब इसका ऑर्डर पूछा गया है ना, तो ऑर्डर तो कितना है, ये 4th डिग्री तक ऑर्डर है इसका। कुछ तो गलत किया है हमने लोगों ने, अरे यार यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना हमसे, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो यहाँ पे ये नीचे जाएगा ना, हमने उल्टा किया, वही सोचा मैंने आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा। तो ये 16 इंटू 10⁻², और 3 2 4 3 8 4। तो ये कितने से जा रहा था हमारा, 4 से डिवाइड हो रहा था टोटल, तो ये जा रहा था 4, फिर ये 10, 3 बचेगा, 3 नहीं 2 6, फिर ये जाएगा अपना कितना 10⁻², फिर 4 से जा रहा था 2 274, और ये वापस 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, मतलब ये 10⁻⁻4 हो जाएगा आराम से। 10 और नहीं 3 डेसिमल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ के। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो भाई कमेंट में मुझे बता देना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है क्या बात यार, बोलो क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो, मेन चीज क्या थी कि यहाँ पे जो स्प्रिंग एनर्जी थी वो किस में जा रही है, हीट में जा रही है। और हीट कैसे लिखते हैं हम, एमपी एसबी डेल्टा टी प्लस एम एस डब्ल्यू टी डेल्टा टी, ये इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो देखो, a plane electromagnetic wave have frequency ये दी गीगाहर्ट्ज, propagates along positive z direction, मतलब ऐसे, ठीक है। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें 60, इधर लिखते जगह का है 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ई बराबर क्या होता है हमारा बीसी, है ना। तो ई नॉट बराबर क्या होगा बी नॉट सी, तो ई नॉट कितना है हमारा 60
बराबर बी नॉट निकालना है, सी नॉट, सी कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना 22 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7। ये तो हमारा बी आ गया, मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में आंसर हो सकता है, इन दोनों में आंसर है। ठीक है, चलो बी तो निकाल दिया हमने। अब एक चीज हमारे पास ओमेगा बीमेगा कुछ भी आ गया तो हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो आपको पता है कि ओमेगा कितना होता है 2π भी, है ना? ओमेगा कितना होता है 2π। तो 2 इंटू 3.14 इंटू वी, वी कितना है हमारा 23.9 गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज मतलब कितना होता है 10 की पावर 9। तो करो यार मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है ये 6, 6 और 25 मतलब 150 के करीब करीब है, मतलब यही है क्या, यही है क्या 0.5 इंटू 10 की पावर 11, यही लग रहा है मुझे 0.5 इंटू 10 की पावर 11। और अभी के आवर आ गया तो और काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। अभी के कैसे निकाले भाई, के निकाल देते तो के क्या होगा, के तो होता है हमारा ओमेगा बाई सी। नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। ओमेगा तो हमारा ये आ गया है, अब बस सी करना है। तो ओमेगा कितना होगा 2 इंटू 3.14 इंटू, मैं तो अप्रोक्सीमेशन करके ही करूंगा भाई ताकि हमारा टाइम बचे। सी कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8। तो भाई ये चला गया, ये 3 चला गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 48, मतलब कुछ 5 के करीब करीब आंसर है। मतलब ये मेरे को बी लग रहा है आंसर, बी नहीं, बी नहीं, 5 के आसपास ना। ये देखो, देखो ये देखो, 3 अप्रोक्सीमेटली कट कर दो, ये और ये कट कर दो, और इधर बचेगा 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, मतलब कुछ 5 के करीब करीब आंसर है, मतलब ये आंसर है, सी आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे हमें पहुंच जाना है आंसर की तरफ। देखो ये भी हमारा सही आया था 1.5 10 की पावर 11, और ये तो सही है, मतलब सी आंसर है हमारा। तो कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, आपको वैसे करना पड़ेगा, है ना? तो यहां से हमें ओमेगा वगैरह सब मिल गया। क्लियर है बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Question number 9. The electron microscope, the resolution that can be achieved of the order of wavelength of electron used to resolve the width 7.5 into 10 to the power minus 12 meter, the minimum electron energy close to। अब ये क्वेश्चन देखने को बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह ये समझ के हमें समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो सकता है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने हमें के पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो यार आपको ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, बराबर। और आप यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यार 12.26 ऐसा कुछ होता है ना, 2 पॉइंट और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होता है, और ये एनर्जी हमारी किस में आती है ईवी में। ये फॉर्मूला पता है क्या, कमेंट में बताओ कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता था। 12.26 अपॉन जो आता है काइनेटिक एनर्जी, है ना? हाँ, मैंने गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, ये अपना आता है लैम्डा बराबर 12.26 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। ये ईवी में देती है काइनेटिक एनर्जी, और ये एंगस्ट्रॉम में देता है हमारा लैम्डा। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 12.26 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम का, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, ताकि हमें एनर्जी किस में मिले ईवी। तो ये कितना होगा 12.26 अपॉन लैम्बडा। अब लैम्बडा को कितना लिखना है हमें, लैम्बडा को लिखना है एंगस्ट्रॉम में करना है, मतलब ये 10 की पावर -10 होता है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लो तो 0.75 समथिंग आए, 0.75 का बस, ये अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो कितना आएगा ये, भाई ये कितना कैलकुलेशन करवा रहे हैं इससे। अब देखो
करना तो पड़ेगा ही भाई। देख, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले। 1226 अपॉन 75, और ये देखो कितने से जा रहा है अभी, 75 1226, तो 71 या 75 कितना बचेगा, 7 और 40 मतलब 47 6, और ये कितने से जाएगा, 4 5 5 या 6 से जाएगा ना मेरे ख्याल से, 6 से जाएगा तो कितना होगा, 3 3 से 6 से जाएगा तो ये आएगा 450, फिर ये 16 आएगा 0.0, मतलब वापस 2 से जाएगा, मतलब ये 16.2 समथिंग आ रहा है, 16.2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा, 256 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो भाई इन लोग ने तो 256 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा फिर तो किलो में आएगा क्या आंसर, अच्छा तो मतलब 25 है आंसर मेरे ख्याल से यार, आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। 0.0, हाँ यार, क्योंकि ये देखो ना, ये डेसिमल हमने एडजस्ट किए ना, बराबर है, बराबर 25 किलो इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 25 अप्रोक्सीमेटली, बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एडजस्ट कर लिए थे ना 100 पे, तो कितना होगा 75, हाँ करेक्ट है। फिर इसका स्क्वायर भी करना है, 16.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डेसिमल इधर हो जाएंगे, करेक्ट है भाई 25। एक बार मुझे कमेंट में आप बता देना कि गलती तो नहीं की मैंने, लेकिन मुझे लगता है 99% सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जिन्होंने मुझे मेरा ऑप्टिक्स का देखा हुआ है उनको ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्टिक्स के वन शॉट में मैंने बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकता है, और ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब देखो, इसमें आपको डायरेक्ट याद रखने को बोला था मैंने ये वाली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ ई, तो मैंने बोला था ये अपने को याद रखना। तो अगर आपने याद रखा होगा, वन शॉट मेरा देखा होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ना कि कैसे करते क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये डिफिकल्ट भी जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि वो रिजल्ट याद कर लो, मैंने लिख के दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर लूप इज कैरिंग अ स्टेडी करंट I and the magnitude of its magnetic dipole moments M। चलो देख लेते हैं। देखो एक एक लाइन पढ़ते हुए शांति से हम लोग पढ़, एक स्क्वायर लूप है आपका यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से उसके करंट पास हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इस डायपोल, साइड क्या ले इसकी, साइड कुछ भी लेने को बोल रहा है, मतलब ए ले लेते थे, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है m, ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इफ स्क्वायर लूप इज चेंज टू सर्कुलर लूप, वाह, और कैरी सेम करंट, बहुत जबरदस्त, मतलब इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें भाई, इसको हमने कन्वर्ट किया एक सर्कुलर लूप में, ऐसे एक सर्कुलर लूप में इसको कन्वर्ट किया, करंट तो भाई सेम जा रहा है इसका, और रेडियस मान लो कुछ इसकी हो गई r, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पूछा गया है, तो मान लो इसको कुछ m डैश, अब लगाओ दिमाग, पहले तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिख देंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I N A, बराबर, I N A होता है। अब देखो, ठीक है, बहुत जबरदस्त, आई हो गया, एन को 1 ले लेते हैं, और ए क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर, एरिया क्या होगा इसका, ए स्क्वायर, तो यहां से एम आ जाएगा हमारे पास आई इंटू ए स्क्वायर, ये हमारी पहली चीज आ गई, क्लियर है। अब ये पहली चीज आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम डैश आई एन, आई कितना होगा, आई, एन को 1 ले लो, ए डैश कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो आपका यहां से एम डैश कितना आ जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर। अब भाई दोनों का रिलेशन कैसे निकालेगा, हाँ, ए और आर में हमें रिलेशन निकालना है, तो कैसे आएगा, इसको तोड़ के ये बना है ना,
मतलब इसकी जो पेरीमीटर है उस पेरीमीटर से ही इसका सर्कमफेरेंस बना होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो 2πr है वो इधर लिख दूं, क्या जगह बचेगी अपनी, इधर लिख देता हूँ कि जो अपनी 2πr जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होगा, 4a। और अपने को कुछ भी कन्वर्ट करना है किसमें भी, तो एक काम करते ए ही निकाल देते, ए इजी जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा आपका, πr/2, ये अपना आ गया πr/2। अब दोनों का रेशियो ले लो भाई, तो कितना होगा, m'/m बराबर आई पाई आई तो खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा πr² बाई नीचे बचेगा a², और इधर बचेगा पाई r/a का रेशियो कितना होगा, 2/π। तो इधर से ये आ जाएगा 4/π। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन दिख रहा है। तो m' आ जाएगा हमारा 4m/। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टिपिकल जेईई मेंस का क्वेश्चन, टिपिकल एकदम, ठीक है, टिपिकल जेईई मेंस का क्वेश्चन है 4m/π। करेक्ट है बात, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन यार? तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यस हमें एक्चुअल में हेल्प हो रही है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ शेयर करना, तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ गया है, क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम। मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, आरजी दे रखा है, आरजी कितना है, 50 ओम। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू, कितना दिया है, 0.002 एम्पियर। मतलब ये आईजी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.002 एम्पियर। फिर बोल रहा है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट्स ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0.5 एम्पियर। मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। तो यार आपको पता होगा ये एक ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है, और हम लोग इसमें क्या लगा देते, साइड में ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा देते, इसको शंट रेजिस्टेंस भी कई बार बोला जाता है। ऐसा गैल्वेनोमीटर है, तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते, और यहां से आपका क्या करंट जाएगा, कोई भी एक करंट मान लो यार, कौन सा करंट जा रहा है इधर से, देखो 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, और इधर से अपना IG जा रहा है, और इधर से कौन सा करंट आएगा अपना I-IG, जो टोटल करंट आपने I लिया है, तो ये I-IG करंट है। तो बस किरचॉफ रूल लगा दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, इधर ही कर देता हूँ, -IG/RG, इसको कोई भी रेजिस्टेंस बोल दो R, और ये कितना आएगा, प्लस I-IG इंटू R। अब अपने को क्या ढूंढना है भाई, अपने को ढूंढना है R, ये जो R ढूंढना है, तो इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां से R, ये फॉर्मूला भी होता है, बहुत लोग इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखते हैं, I-IG। अब अपने को क्या करना है, इससे वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू इधर डाल देता हूँ, R बराबर IG कितना अपना 0.002 इंटू RG कितना है 50 बाय I तो कितना है हमारा 0.5, 0.5 माइनस 0.002, 0.5 माइनस 0.002। अब देखना इधर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, क्या ट्विस्ट होता है, 0.5 में से ये माइनस करोगे तो क्या ही आएगा भाई, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर निगलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना होगा 0.5, क्या आएगा ये 0.02 इंटू 5 अपॉन 0.5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कितना आएगा अपना 0.2/5 इंटू 5, तो 5 कट होके रेजिस्टेंस आ रहा है भाई हमारा 0.2, है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन 0.2, हाँ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, बहुत आराम से ये आंसर मैच हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यार, ऐसे हमें करना होता है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल कमेंट में बताना यार कैसे लग रहा है, और ऐसे सेशन आपको चाहिए कि नहीं यार बताना मुझे, तभी मैं लेके आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लेके आऊंगा भाई, ठीक है।
नेक्स्ट, ये अपना है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन, साउंड का क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करते हैं इसको। अ सबमरीन अ ट्रैवलिंग सबमरीन ए ट्रैवलिंग इज 18 किलोमीटर पर आवर chase in the line of its velocity by another submarine traveling 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे आ रहे थे, ठीक है। तो बना देते हैं भाई पहले। देखो यार, क्वेश्चन के साथ ही आपको बनाना होता है, नहीं तो आप भूल जाते हो क्वेश्चन में क्या था, वापस पढ़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन, टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। ये लो, एक आपकी इधर जा रही है, एक आपकी इधर जा रही है। तो ये कितना है, ए है ना, तो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। तो इसका वी ए कितना है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, हमें याद है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 27 इंटू 5/18, 15/8। चलो ये दो चीजें आपने कर ली। The bee sends a sonar signal of 500 hertz to detect a and receive a reflected sound frequency. The value of n is, मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी हमें निकालने हैं, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितना है, 1500 है। तो जो बी है, बी ने कितनी फ्रीक्वेंसी ये की है, मतलब अचीव की है, वो है 500, इधर ही दिया है। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज। अब यार फॉर्मूला लगाना है, तो आपको डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला पता है। ऐसे केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू क्या लगाते हैं बोलो, प्लस माइनस। तो आप लगाते हो v माइनस किसका आता है, इसका, वी ए अपॉन v माइनस इसका। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बस वैल्यू डालनी है, और वैल्यू कितना है, एफ कितना है 500, v माइनस वी है, वी कितना है अपना 1500, 1500 माइनस, भाई वापिस कैलकुलेशन करवा रहा है ये, क्या बात है। तो देखो कितना आ रहा है, ये 500 इंटू ये कितना आ रहा है 1495 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है, 1500 में से 7 गए तो कितना बचा 1493, और उसमें से भी 5 चले गए, तो 1492.5 बराबर नहीं है। हाँ, अब यार इसको क्या ही करे यार। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो अभी इसको ऐसा कर सकते हैं भाई। देखो ये कुछ तो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 500 इंटू 1 पॉइंट समथिंग किया तो 500 के जस्ट आगे आंसर होगा, जस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो आंसर होगा एफ डैश बराबर, मतलब मैं तो एग्जाम में ऐसे करता हूँ 502 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। मेरे को आंसर इसका सच में पता नहीं है, आपको लगेगा भाई सर कुछ भी बोल रहे हैं। मैं पहले क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं बाद में ही आपके सामने ही हमारा जो होता है वो करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को सच में आंसर पता नहीं है भाई, इतना टाइम भी नहीं होता है मेरे को कि पहले प्रिपेयर करो ये करो। मैं डायरेक्ट आता हूँ कैमरे के सामने, फट 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 फट, टीम मेरी ये क्वेश्चन टाइप कर देती है, मैं आता हूँ, बोलता हूँ, चले जाता हूँ, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, मुझे कमेंट में बताना यार आप लोग कि सही है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं इलास्टिसिटी का क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे इलास्टिसिटी का। यंग मॉड्यूलस ऑफ टू वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7/4, 7/4। सबसे पहले मेरा ये लिख जाना चाहिए कि यंग मॉड्यूलस ऑफ ए अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ बी कितना होगा, 7/4। एकदम सिंपल, ये हमने लिख दिया। अब आगे चलते, वायर ए कितनी लेंथ है, वायर ए की 2 मीटर, लिख लेंगे आराम से। फिर रेडियस क्या है उसकी, आर, रेडियस आर। वायर बी की लेंथ कितनी है 1.5, एंड रेडियस कितनी है 2 mm, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर।
इफ द टू वायर स्ट्रेच बाय सेम लेंथ, मतलब दोनों वायर सेम स्ट्रेच हुई है और उन पे सेम लोड, देन वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। ठीक है, अब देखो इसको कैसे किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको इधर आप ऐसे लिखो, ग्यामा बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब इसमें डेल्टा एल तो दोनों का सेम है, तो डेल्टा एल यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एफ एल अपॉन ए ग्यामा। अब एफ भी सेम है, तो डेल्टा एल बाय एफ दोनों का सेम होगा, वो कितना आएगा आपका एल अपॉन ए ग्यामा। इसका मतलब हम दोनों इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये समझ रहे हो कि नहीं यार? तो हम लोग इसको आराम से ऐसे कर सकते थे, कैसे, एल ए अपॉन एरिया ऑफ ए गामा ऑफ ए बराबर एल बी अपॉन एरिया ऑफ बी इंटू गामा ऑफ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बोलो करेक्ट है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अब इधर से गामा ए बाय गामा बी तो मुझे पता है 7/4, एल ए कितना है हमारा 2, एरिया क्या होता है ए का पाई आर स्क्वायर, और गामा ए को मैं उधर भेज रहा हूँ ताकि हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ जाए। गामा ए बाय गामा बी कितना होगा 7/4, एल बी कितना है हमारा, एल बी 1.5, और ए बी कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई और उसकी रेडियस कितनी है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। क्लियर है अभी? अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये पाई पाई उड़ गया, 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, और ये कितना आएगा इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 4 16 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.5 इंटू 7, तो 15 7 जा कितना होता है 105, तो ये आ जाएगा 105, ऐसा कुछ आएगा। अब वापस ये मांग रहा है भाई कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो एमएम में चाहिए आंसर हमें बराबर, तो ये तो 10⁻³ आएगा, इसको छोड़ दो, मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा ये इसका रूट आएगा 32/10.5 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब ये एमएम में हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये लगभग लगभग मेरे को लगता है 3 से कर दूं क्या इसको मैं, 3 से, और 3 से कर दिया अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1.7 आ जाएगा। देखो आ जाएगा, √3 कितना होता है 1.7 mm, तो यहां से रेडियस हमारी अप्रोक्सीमेटली आ गई 1.7 mm, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ओ, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो यार। अगर आपको थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आंसर दूंगा वहां पे। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, देखते ही पता चल रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। हर साल यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है मेंस में। चलो निपटा दो इसको। तो यार एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट देखते ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, वो आता है C बराबर 1 बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आइंस्टाइन का फॉर्मूला हम कैसे बोलेंगे, आइंस्टाइन का ही है ना ये। अब हम क्या, लेकिन उनको एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट चाहिए, तो एक काम करो ना, रूट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो C आ जाएगा हमारा, ये तो जो चाहिए हमें वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट, बस एक नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बराबर। तो ये जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, वो होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट C। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकाले, तो वो अपना है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, उसमें कर लेते। देखो तो फोर्स होता है हमारा KQ²/R², तो निकाल देते हैं भाई। फोर्स क्या होता है हमारा MLT-2 K, Q² क्या होगा A²T-2 अपॉन L², तो K का डायमेंशन क्या आएगा हमारा ML³
T-2 T-2 खत्म हो जाएगा क्या? कुछ तो गलत किया है क्या मैंने? एम क्यूब, अच्छा ये प्लस होगा ना, चार्ज इंटू करंट इंटू टाइम होगा ना, ठीक है ना। अब ये कितना होगा, ml³ T-4 A-2, और k तो आपका होता है 1/4πε0, मतलब इसके उल्टा करना है हमें। तो ε0 का डायमेंशन आ जाएगा m-1 L-3 T4 A², इसको इंटू c करना है। तो इधर लिख देता हूं मैं m-1 L-3 T4 A², सही कर रहा हूँ ना भाई? हाँ, इंटू T4, हाँ, इंटू LT-1। तो देख लो भाई, सो ये आ रहा है मेरा m-1, और ये कितना आ रहा है L-2, टी भी आ रहा है T³ और A²। देखो भाई है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? m-1, तो ये तो हटा देते हैं, m-1 L-2, ये जे m-1 L-2 T³A²। शांति से करना है, घाई बिल्कुल नहीं करनी है। यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, आराम से सॉल्व करना है, ऑप्शन चेक करना है ध्यान से। एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपके। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक में से ही आप आंसर गलत कर दोगे, रेस के बाहर हो फिर आप, समझ लेना। बहुत लोग घड़ी गड़बड़ी में कुछ भी इधर टिक कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि भाई कैसे है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 11 इक्वल पॉइंट चार्जेस, ऑल ऑफ देम हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड ऑल ऑफ द होवर पोजीशन सर्कुलर। हाँ ये ठीक है भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 10 ओवर पोजीशन पे बोला है कैलकुलेट, तो क्या होगा, तो ऐसे दिमाग में एक डायग्राम बना लो ऐसे, 10 ओवर पे क्या होगा, ये इधर एक इधर, और अपने पास 11 चार्जेस है, तो 11 चार्जेस होंगे, तो 10 5 5 इनको निपटा देंगे, एक आएगा तो वो इसके करीब आ जाएगा, सेंटर ऑफ द टूवर्ड्स 10, ठीक है। अगर आपको समझा होगा तो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भाई कोई तो समझा देना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह बनाने जाए तो टाइम लग जाएगा अपने को, ये ऐसे आंख बंद करके करोगे तो इजीली हो जाएगा। स्टोन फॉल्स फ्रॉम द बलून दैट डिसेंडिंग, एक काइनेमेटिक्स आ गया, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या ही करेंगे इसको, तो आ जाते हैं, लेकिन भाई मेंस में ऐसा नहीं होता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मेंस में, ठीक है। यू कितना है हमारा, नीचे जा रहा है, मतलब -12 इंटू टाइम कितना है 10, -12 इंटू 10 इंटू T², 100, तो कितना आ रहा है ये -120 -500, तो एस आ जाएगा हमारा -620 मीटर, और अपना आराम से आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एक हाथ इजी भाई, अपने कोई एवरेज भाई होते हैं उनको नहीं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन समझते, तो उनको भी अपने को साथ लेके चलना है, उनका भी सिलेक्शन हमें करवाना है। ऐसा नहीं कि बस टॉपर को लेके चले, आई एम नॉट द टीचर ऑफ टॉपर, मैं भाई एवरेज लोगों का टीचर हूँ, उनको एवरेज वालों को टॉपर बनाने का दम रखता हूँ मैं, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं भाई। 18, हाँ ये वापस हम लोग आ गए भाई मॉडर्न फिजिक्स में। तो क्या बोल रहा है ये, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, तो पहले लिख लेते हैं ये कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, बहुत जबरदस्त। तो अपने को ये रिलेशन पता होना चाहिए डी ब्रोगली का, कौन सा, लैम्बडा बराबर h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा समझ लो ये इनिशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी h अपॉन √2m, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है लैम्बडा है आपका
वो आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। अब ये पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल, तो लैम्बडा फाइनल बराबर लैम्बडा इनिशियल बाय 4। ये अपने पास प्यारा सा एक इक्वेशन आ गया। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, लैम्बडा इनिशियल माइनस लैम्बडा फाइनल अपॉन लैम्बडा इनिशियल इनटू 100। तो कैसे करेंगे, तो ये तो लैम्बडा इनिशियल बाय 1 हो जाएगा, लैम्बडा फाइनल बाय लैम्बडा इनिशियल कितना है 1/4 इनटू 100, तो 3/4/100 मतलब 75%। तो हमारा परसेंटेज कितना है लैम्बडा चेंज का 70%। ठीक है, होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 75% हमारा आराम से इसमें आंसर आ गया। बोलो यार क्लियर है क्या बात, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। यस, वापस मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो देखो, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा ए एंड लैम्बडा बी, और उनके बीच में रिलेशन दिया है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ये देख के लग रहा है मुझे। एक तो एक आप ये याद रखना कि टू आइडेंटिकल प्लेट्स है, मतलब दोनों का फाई सेम है, वर्क फंक्शन दोनों का सेम। तो मेरे को यहां से एक चीज क्लिक हुई भाई कि ए और बी का जो वर्क फंक्शन है, क्यों ना उसको हम लोग इक्वल बोल देते हैं। ये पहली चीज मेरे को समझ में आई। क्यों समझ में आई, क्योंकि वो बोल रहा है आइडेंटिकल प्लेट, क्योंकि वो बोल रहा है भाई आइडेंटिकल प्लेट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, दोनों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दो। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है सबको क्या होता है, आपके लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एससी बाय लैम्बडा माइनस पाई, ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एकदम प्लेन इक्वेशन, जो हर बच्चों को पता होता है। ये अपने फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। क्लियर है बात। अब देखो ए के लिए लगाओ, ए के लिए, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ए के लिए लगा दूं तो कितना हो जाएगा, एच बाय लैम्बडा ए माइनस पाई, ये पहला इक्वेशन। और मैं अगर बी के लिए लगा दूं तो हो जाएगा एस सी बाय लैम्बडा बी माइनस पाई, ये दूसरा इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन की कमी है भाई, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें आइडेंटिटी सॉल्व करनी पड़ेगी कोई। तो एक काम कर लेते हैं ना, क्यों ना इसको यहां लेके डिवाइड कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पाई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका, एस सी कट हो जाएगा, लैम्बडा बी बाय लैम्बडा ए हो जाएगा। ये समझ पाए होगे, इसको यहां करके डिवाइड कर दिया, ये समझ गए आप लोग। अब बस लैम्बडा बी बाय लैम्बडा ए कितना है हमारा, लैम्बडा बी बाय लैम्बडा 1/2। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निपटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस 2 बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस 5। तो कितना हो जाएगा देखो ये, तो ये हो रहा है 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस 5 बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काइनेटिक डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइव इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, मतलब ज्यादा कौन है, कौन है ज्यादा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो मैं क्लियरली ऑप्शन बी बता सकता हूं। देखो यहां से कि 2 से अगर डिवाइड कर दो आप, चलो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस 5/2 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बाय 2। तो आप देख लेना, ये तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। तो यहां से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बाय 2 है वो ज्यादा है आपका ए से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो
b/2 कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो यार, आपको मजा आ रहा होगा यहाँ तक, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो बताना भाई। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही देखेंगे, मुझे पता है ना। मैं तो बाकी लोगों को भाई आजकल थोड़ा सा क्या ही बोलो, जाने दो, दूसरी चीजें पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई से क्वेश्चन आ गया। तो rectangular loop has sliding a connected PQ of the length L or resistance R and it moving with speed V. It's set up placed in the uniform magnetic field going in the plane of three circular I1 I2 हमें निकालने। ठीक है, देखो उन्होंने एक सर्किट दे रखे हैं हमें यहाँ पे I1 I2। तो आप देख लेना, ये आपका I2 है इस तरफ, ये I1 है और ये I है ना, इसको ये I मानना पड़ेगा क्योंकि ये I2। हाँ, तो ऐसे समझ लो भाई, ये हमारा I है, ये जा रहा है तुम्हारा I2 और ये जा रहा है तुम्हारा। तो क्यों ना मैं पहला इक्वेशन ही ये लिख देता हूँ, I बराबर I1 प्लस I2। और यहाँ पे इसके अलोंग ये मोशनल ईएमएफ होगा। यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आपको पता है BVL होता है। ठीक है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इसको लिख दो BVL। BVL ये दूसरा है। अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है किरचॉफ लॉ। देखते ही समझ में आ रहा है, किरचॉफ रूल लगाना है। तो इधर क्या आएगा हमारा, देखो किरचॉफ रूल लगाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, आपकी मर्जी, कैसे घूमना है बोल दो मुझे। अगर ऐसे घूमोगे तो ये कितना आएगा आपका, है ना। एक काम करो, ऐसे घूम जाओ तो कितना आएगा, देखो ये आए है तो ये आया, ऑपोजिट जा रहे हो ना आप लोग, तो लिखेगा आया। ठीक है, फिर इधर एक मोशनल ईएमएफ आएगा, वो कितना होगा, माइनस BVL, ऐसे ऊपर मतलब माइनस आएगा, माइनस BVL बराबर। फिर इधर आओगे तो इधर क्या आएगा, प्लस I1 बराबर 0। तो यहां से अपने को एक रिलेशन मिल रहा है, इसको ऐसे ही रखो ना, क्यों टेंशन ले रहे। तीसरा, अब एक बार इधर आप घूम जाओ, इधर। ठीक है, इधर कैसे घूमोगे आप, आपकी मर्जी, कैसे भी घूम सकते, चलो मैं यहाँ उल्टा घूम देता हूँ ऐसे। तो कितना होगा, I2R, I2R, फिर इधर आएगा आपका I2R प्लस IR और एक मोशनल ईएमएफ BVL, वो इक्वल टू 0। ये आ जाएगा चौथा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन क्लियर होंगे तो बोलो यार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको शांति से सॉल्व। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। तो देखो I1R प्लस I2R इधर आ जाएगा, मतलब I1 प्लस I2R ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इनको और इनको लिखा है, ठीक है ना, IR IR 2R बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2BVL। अब देखो I1 प्लस I2 तो हमारा I है, तो इधर IR लिख दिया, 2IR मतलब कितना आ जाएगा, 3IR बराबर 2BV। तो यहाँ से I निकालना है ना हमें, तो I आ जाएगा हमारा 2BVL डिवाइडेड बाय 3R, ये हमारा आ जाएगा। और किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं भाई, अभी सॉल्व करना है हमें, तो कैसे ही करेंगे इसको, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलो ये किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो इजी कौन सा दिख रहा है, ये लग यहाँ पे। तो I इंटू आर मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 2BVL बाय 3 माइनस BVL प्लस I1R बराबर 0। तो ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 1/3। मतलब यहां से मुझे थोड़ा सा इधर ही लिखना पड़ेगा, एक हिंट आ रहा है कितना, BVL/3। ये अपना आ जाएगा I1। और अगर ये I1 आ रहा है तो भाई I2 को तो भी वही आना पड़ेगा, मतलब दोनों इक्वल है, BVL/3 ये।
ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन के ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन गया भाई। तो चेक कर लेते हैं भाई, I1 I2 क्या आ रहा है भाई, BVL/3R BVL/3R, ये अपना आंसर मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, सी। क्लियर है, बोलो अगर क्लियर हो तो ही आगे बढ़ते में मजा है, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द पुलिंग मोशन एप बाय द पर्सन। अब बहुत लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज ही नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो इतना तो पता है कि अपने को एफबीडी करना है, ठीक है ना, इतना तो पता है। तो एफबीडी बैलेंस कर लेते, देखो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये टी है तो ये भी टी, ये टी है तो ये भी टी, ये तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मास बनाऊं तो ये ऊपर कितना टेंशन आ रहा है आपका 4t, और नीचे कितना आ रहा है mg। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सर 4t बराबर mg, तो सर मेरा t आ गया mg/4, t आ गया मेरा mg/। अब सर क्या करा जाए, तो याद रखना भाई मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज नई चीज सीख रहे होंगे आप लोग। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स, कितना लोड है और आप कितने एफर्ट्स आपको लगाना पड़ रहे हैं। तो लोड तो कितना है इसमें mg, भाई लोड तो अपना mg है यहाँ पे, तो आप लोग लिखोगे लोड mg, और एफर्ट्स तो मुझे कितना लगाना पड़ रहा है टेंशन के बराबर, तो ये आपका लिखोगे mg, और टेंशन कितना आपका mg/4, तो mg उड़ गया ना भाई, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया हमारे पास 4। तो आपको ये डेफिनेशन नहीं पता फिर भी तुक्का मार दो, आपको पता है न्यूमेरिकल टाइप है, और न्यूमेरिकल टाइप में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर बहुत अच्छा आता है, मतलब पॉइंट में नहीं आता। तो इस बार तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर कितना छापना है हमें 4, इतना तो तुक्का लगना चाहिए भाई, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 वाला क्वेश्चन है ये। तो चलो कर लेते हैं इसको भी यार, क्यों इसको भी छोड़ना। तो देखो क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैव इक्वल नंबर ऑफ एन नॉट, मतलब जो एटम्स है न्यूक्लिया है, द मीन लाइफ ऑफ वन स्पीशीज इज आई, मतलब मीन लाइफ दिया है, और एंड द अदर इज 5 टाउ, the decay products in both cases are stable, the total number of radioactive at t बराबर 5 टाउ पे, मतलब t बराबर 5 टाउ पे हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, तो पहले अगर n1 की बात करें, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो n1 की बात करें तो वो कितना आएगा n0 बराबर e की पावर -1 आ जाएगा, बराबर ना। और सेकेंड वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे n2 बराबर 5 टाउ पे दिया है ना हमें, तो एन बराबर कितना होता है n0 e की पावर -λt होता है, और एवरेज टाइम कितना होता है 1/λ होता है ना, एवरेज टाइम कितना होता है 1/λ होता है, ठीक है ना। तो n2 कितना लिखोगे आप n0 e की पावर -5λ/t, क्लियर है इतना। अब दोनों का हमें क्या करना है, और इधर टाउ की जगह हमें क्या रखना है 5, है ना, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, टाउ की जगह 5 लिखना है ना, तो λ/t तो इक्वल ही होगा, तो ये भाई अपना ऐसा है, ठीक है। अब n2 कितना आ गया हमारे पास ये, अब जो टोटल सैंपल होगा हमारे पास वो पूछा है उन्होंने, वो तो कितना होगा n1 प्लस n2, तो n1 कितना है n0/e प्लस ये कितना है n0/e की पावर 5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, तो कितना है e5 प्लस e बाय e की पावर 6, e कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो n टोटल आ जाएगा हमारे पास n0 e की पावर 4 प्लस 1 अपॉन e की पावर 5। तो कंपेयर करो, a का आंसर कितना हो जाएगा 4, a का आंसर कितना हो जाएगा 4, ये ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे रहने दो, क्लियर है। इसका और एक तरीका है, और एक तरीका है,
वो मुझे कमेंट में लोग बताएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। सिंपली फॉर्मूला लगाया हमने n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। पहला लगाया हमने इनिशियल के लिए और दूसरा लगाया टाउ टाइम मतलब 5 टाइम्स टाउ के लिए, ठीक है। और टाउ क्या दिया था, मेन लाइट दे रखा था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या है अपना, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्रॉस सेक्शन। अच्छा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया। क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्लास प्रिज्म हैज द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वन ऑफ द इक्वल फेसेस इज कोटेड विथ सिल्वर, a ray is normally incident on another unsilvered face and being reflected twice। दो बार कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है इधर, इमर्जेस फ्रॉम बेस ऑफ द प्रिज्म से बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर टू इट, तो एक्स निकालना है हमें। यार दो बार रिफ्लेक्शन कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आया। दो बार, एक ही बार इधर से रिफ्लेक्शन होगा ना। चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पॉलिश करके रखिए। ये एंगल कितना दे रखा है हमें, अल्फा, दिस इज योर बीटा, और ये भी क्या है, बीटा, ठीक है। देख लेते हैं यार, मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ रहा है ये, लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक रे आ रही है परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे इसको थोड़ा ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि डायग्राम हमारी अच्छी बने ऐसे। तो ऑब्वियस की बात है, दो बार रिफ्लेक्शन होगा फिर बाहर निकलेगा। इसका मतलब पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होके ये यहाँ जा रहा है क्या, लेकिन यहाँ क्यों रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ क्यों रिफ्लेक्ट होगा वो नहीं समझ रहा है मुझे। यहाँ क्यों रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये फिर बाहर जाएगा क्या ऐसे। क्वेश्चन में गड़बड़ है यार ये तो। ऐसे, चलो कोई नहीं, मैं अगर गलती कर दूंगा तो करेक्ट कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं इतना, इसमें क्या है इतना। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये बाहर। एक दो दो बार तो उन्होंने रिफ्लेक्शन करवाया, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा यार, है ना। मेरा जितना है आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब देख, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। और ये अपना नॉर्मल होगा ऐसे, इधर भी एक नॉर्मल होगा ऐसे। तो ये कितना होगा हमारा, 90 माइनस अल्फा है तो ये तो प्योरली अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, बराबर। अब समझना, ये 2 अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा आपका, ये देखो 2 अल्फा प्लस 90 बर एक्स बराबर 180, मतलब 90 माइनस 2 अल्फा होगा ये, देखो बराबर 90 माइनस 2 अल्फा होगा। ये 90 माइनस 2 अल्फा है तो ये कितना होगा, ये 2 अल्फा होगा, और वापिस ये 2 अल्फा होगा, और अगर ये 2 अल्फा है तो ये होगा आपका कितना, 90 माइनस 2 अल्फा। अब इस ट्राइंगल में हम सम ऑफ का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होगा ए बी, तो देखो तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आंसर। 90 माइनस 2 अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये 90 90 180 कट हो रहा है। अच्छा तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ रहा है हमारा, 2 अल्फा, बहुत बढ़िया, कुछ तो सही कर रहे हैं मतलब। ये हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है। बीटा बराबर कुछ तो सही कर रहा हूं यार, है ना, बीटा बराबर 2 अल्फा। और इस ट्राइंगल का सम निकालो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए
बीटा को, अल्फा को या बीटा को डाल दो, बीटा को डाल दो 2 अल्फा, तो ये 5 अल्फा हो जाएगा। 5 अल्फा प्लस 180 डिग्री मतलब अल्फा 36 डिग्री आ रहा है मेरे को। और अल्फा 36 डिग्री है तो बीटा तो अपना 72 डिग्री। अब मुझे देखना, अल्फा बराबर 18x बोला, मतलब x 2 है, 2 है, मतलब मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 है, लेकिन मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है भाई। अल्फा बराबर 18x, अल्फा है 36 बराबर 18x, तो x तो आ रहा है भाई अपना 2। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन भाई मैं इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप बताना मुझे 2 है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई 24। ये हमने रोटेशनल मोशन में किया हुआ क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखो, टू यूनिफॉर्म rods tied together with the help of string are balanced as shown in the figure। देर ठीक है, मतलब दोनों को हमने यहाँ पे बैलेंस करके रखा है। देखो यहाँ, तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T, और यहाँ पे अपना क्या आएगा, एक नॉर्मल, यहाँ पे क्या आएगा अपना नॉर्मल। और ये रॉड ऐसे गिरेगा नीचे ऐसे, तो फ्रिक्शन अपना यहाँ लगेगा, और एक सेंटर ऑफ मास से यहाँ से क्या लगेगा आपका mg, सेंटर ऑफ मास से mg। अब क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है भाई, तो फोर्सेस बैलेंस कर लो। क्या होंगे फोर्सेस बैलेंस, हॉरिजॉन्टल टी बराबर फ्रिक्शन आ, टी बराबर फ्रिक्शन आ, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन नॉर्मल बराबर mg आ, और एक फ्रिक्शन बराबर क्या होता है म्यू इनटू नॉर्मल, तो वो आ जाएगा म्यू एच। ये हो जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन हमारे एनएलएम से आ गए। अब हमें एक लिखना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, तो मैंने बता रखा है वन शॉट में कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट पे 0 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पॉइंट पे आपका टॉर्क लिख देता हूँ, ये वाले, ताकि नॉर्मल और फ्रिक्शन खत्म हो जाए। तो टॉर्क अबाउट ए का टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो ए पे कितना आएगा, ये एक टॉर्क mg का टॉर्क आएगा, वो कितना आएगा L/2 cos 37। और ऐसे है, ऐसा मतलब कौन सा हुआ भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव mg L/2 cos 37 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज आएगा टेंशन का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो कितना आएगा t इंटू L sin 37 बराबर g। ठीक है, तो आप देखो मजा आ रहा है यार, मेरे को तो मजा आ रहा है, आपको पता नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अब देखो टेंशन कितना आएगा mg/2 cot 37 डिग्री, तो यहाँ पे टेंशन जो आएगा आपका cot 37 मतलब cot 4/3, मतलब 2mg/3 आएगा, और वो ही टेंशन किसके बराबर है, फ्रिक्शन के। तो बस फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg निकाल रखा है, वो इसके बराबर होगा। तो 2mg/3 बराबर फ्रिक्शन म्यू mg। तो यहां से हमारा प्यारा आंसर आ रहा है भाई म्यू बराबर 2/3। बस ये आंसर हो गया हमारा। और म्यू कितना दिया है, वो हमें दिया है 2/x, तो यहां से x कितना आ जाएगा हमारा 3। ये ध्यान से देख लेना, जो इंटेजर लाने के लिए ये जो जेई करता है ना 2/x, ये लास्ट में स्टेप में कैलकुलेशन ढंग से कर लेना, ज्यादा गाही गड़बड़ मत करना, ताकि आपका आंसर सही आए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं 25। तो 25 मुझे लग रहा है एसी से, जहां डीसी एसी की बात हो गई तो समझ जाओ आंसर क्या हो जाएगा अपना, चैप्टर कौन सा अपना एसी। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर बाय 20 वोल्ट डीसी एंड 20 वोल्ट पीक एसी टू द सेम लोड। तो इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पूछा क्या है,
पावर ऑफ डीसी अपॉन पावर ऑफ एसी, ये चीज हमें पूछा है। ठीक है, तो डीसी में पावर क्या आती है, सिंपली वी स्क्वायर बाय आर। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से, डीसी का कर लेते हैं। तो पावर इन डीसी क्या होता है आपका, सीधे सीधे होता है वी स्क्वायर बाय आर, और डीसी का जो वी दिया है कितना है, 20 का स्क्वायर चार्ज। अब सेकंड, एसी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है, देखो एसी में हम जो वी यूज करते हैं वो यूज होता है आरएमएस वाला, वो होता है आरएमएस वाला। और आरएमएस कैसा होता है, तो आपको यहां बता देता हूं मैं। आरएमएस जो होता है हमारा, वो होता है वी पीक बाय रूट टू, वी पीक बाय रूट टू होता है। तो वी पीक कितना है अपना, 20 बाय रूट टू, मतलब कितना हो जाएगा, वी आरएमएस हो जाएगा मेरे ख्याल से 20 रूट टू बाई टू, मतलब 10 रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना डालोगे, 10 रूट टू का स्क्वायर मतलब 200 बाय, बस। अब आंसर तो बहुत लोगों को दिख भी गया होगा। दोनों का रेशियो लेना, पी डी सी बाय पी ए सी, तो कितना आ जाएगा, 400 बाय आर बाय 200 बाय आर, मतलब 2। इसका प्यारा आंसर हमारे पास आ गया। ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249, बहुत अजीब वैल्यू दी है भाई, कैलकुलेशन ना करवाए ये। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी दे रखी है केजी मीटर क्यूब में, एक्स तो 10x पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का। कैसे, डेंसिटी का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीएम बाय आरटी। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं अगर आपको जानना हो तो यहाँ देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको मास बाय एम नॉट लिख देते हैं, इसको लिखते हैं एम बाय एम नॉट आर टी बाई वी। अब ये देखो मास इंटू ये डेंसिटी क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको कन्वर्ट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, करके दिखाता हूँ। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी बाय एम नॉट आर टी। तो देखो फॉर्मूला क्या है, पीएम बाय आर टी, समझ रहे हो ना। तो ये फॉर्मूला अपने काम का है, ये केमिस्ट्री में भी बहुत जगह पे यूज हो जाता है, और यहाँ पे भी तो आ रहा है। तो डेंसिटी बराबर पी, पी कितना है, 249 इंटू 10 की पावर 3। मास कितना है, हाइड्रोजन है तो भाई 2 इंटू 10 की पावर -3 केजी में लेना होता है ना। आर, आर दिया है 8.3 इंटू डेल्टा टी कितना है, 300 केल्विन में लेना होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ हो रहा है क्या, पहले तो ये और ये खत्म कर दो। 80 इसको दे दो, 249 बाय 83 इंटू ये 2/30, मतलब 1/15 बचेगा। ये 3 से जा रहा है क्या भाई, 3 से जा रहा है, बहुत जबरदस्त। चलो कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, ये 3 से जा रहा है। तो आपका जो रो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 केजी पर मीटर क्यूब, आराम से आंसर आ जाएगा। अब जो रो है वो उन्होंने कितना दिया है, 10x। नहीं, रो 10x नहीं दिया, वैल्यू निकालनी है 10x की, मतलब इसको 10 टाइम्स करके जो होगा आंसर होगा। तो जो भी आंसर होगा वो हमारा 10 इंटू रो होगा, तो वो कितना आएगा 2। ठीक है ना, देखो फंस गया था मैं मैं भी फंस गया था, ध्यान रखना ये बहुत लास्ट में देते हैं ना, गड़बड़ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो, तो समझ लेना, ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V if the de Broglie wavelength of electron is ये वाला, the potential of difference is ये, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते थे, v दिया है हमें, एक तो लैम्डा दे रखा है,
लैम्बडा कितना है 1.227 इंटू नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला, मैंने अभी अभी आज के लेक्चर में भी बताया, मैंने आपको क्या बताया था कि लिख देता हूं आपको, लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम बराबर √150/3। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, इससे बहुत टाइम बचेगा। तो लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम में कितना करेंगे, 10⁻⁻10 होगा, तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। चलो करके देखते हैं। 1.227 इंटू 10⁻⁻2 रहेगा ये। अच्छा, नैनोमीटर मतलब कितना होता है यार, नैनोमीटर मतलब ये तो 10⁻⁹ होता है ना, आई थिंक, है ना, गलती कर दी हमने, 10⁻⁹ होता है। 10⁻³ मतलब 10⁻11 हो जाएगा ये। देखो अब ये देखो, फिर लैम्बडा हम कितना लिखेंगे, इसको सिर्फ एक ही बचेगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 1.227 इंटू 10⁻⁻1 बराबर √150/v। अब 150 मतलब यही होता है 1.227 अपॉन √v, और ये कितना होगा 1.227। देखो फॉर्मूला याद रखने से बहुत इजी हो जाएगा, और मैं तो बताता हूँ ये फॉर्मूला बहुत काम के ये फॉर्मूले। देखो अब यहाँ पे आपका सीधे सीधे ही कट हो रहा है भाई, तो स्क्वायर कर दो तो कितना आ रहा है 10⁻⁻2 बराबर 1/v। तो v तो आ गया अपने पास 100, तो 100 है तो वो क्या बोल रहा है 10⁻x वोल्ट बोल रहा है, तो x सीधे सीधे मेरे पास कितना आ रहा है 2, तो इसका आंसर आएगा 2। क्लियर है, तो एक फॉर्मूले से अपना पूरा काम एकदम इजी हो सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन हो सकता है, और आराम से भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ionized hydrogen atom and alpha particle with same momentum enters a perpendicular constant magnetic field. The ratio of the radio of RH by alpha is equal to minimum sum of x and y पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो ऐसा होता है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो ऐसे कुछ। तो आपको पता है अगर कोई पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और उसकी रेडियस कितनी आती है आपकी mv/2b आती है। पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा, मोमेंटम तो सेम है, तो इसको p भी बोल सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोमेंटम बाय क्यूब, और मोमेंटम तो दोनों का सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो क्यू अल्फा कितना होता है, कितना होता है अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है ना, तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आएगा 2। तो आर एच अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम सम कितनी हो जाएगी 2/1 है ना, तो 2/1 की मिनिमम सम कितनी होगी 3, तो आवर आंसर इज 3। ठीक है, ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं, हम लोग एंड की तरफ चाह रहे हैं, अभी लास्ट एंड की तरफ। तो अभी तक अगर आप देख रहे हो तो भाई सैल्यूट है भाई आपको, और आपका सिलेक्शन होने वाला है इसका मतलब। ठीक है चलो, सोप बबल हैविंग अ रेडियस 1 mm। सोप देखते ही मेरे को सरफेस टेंशन की याद आती है, और वही क्वेश्चन लग रहा है। द ब्लोन इज फ्रॉम डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग, हाँ बोला ना सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन कितना दिया हमें, सिग्मा दे रखा है हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन बाय मीटर। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू द पॉइंट जेड नॉट, मतलब सरफेस के जो जेड नॉट है, तो हमें जेड नॉट निकालना है। और क्या क्या दिया है हमें,
डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और हमें निकालना है Z नॉट। क्लियर है वही बात। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करना पड़ेगा कैसे। तो आपको पता है भाई कि प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, अगर सोप बबल है तो वो आपको याद रखना पड़ता है 4 सिग्मा बाय आर होता है, क्योंकि डबल फिल्म होती है सोप में तो 4 सिग्मा बाय आर होता है। और वो ही बोल रहा है कि वो प्रेशर किसके बराबर है, यही प्रेशर आपका रो जी एच जेड नॉट के इक्वल है। प्रेशर डिफरेंस जिसको गॉज प्रेशर भी बोलते हैं आप लोग, है ना, इसको क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। अब ये दोनों प्रेशर क्या होना है, इक्वल, तो खत्म एक क्वेश्चन ही। तो आप लोग करोगे इसको 4 सिग्मा बाय आर बराबर रो जी जेड नॉट। तो जेड नॉट आ रहा है आपका यहां से कितना आ रहा है 4 सिग्मा बाय आर रो जी। अब बस वैल्यू डालना है तो मैं कर ही देता हूँ यार, इतना किया है तो पूरा ही कर देता हूँ। जेड नॉट आ जाएगा हमारा 4 सिग्मा, सिग्मा कितना है यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन आर, आर कितना है रेडियस 10⁻³ इंटू रो 10⁻³ इंटू जी। देख लो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, 2.4 2.5 इंटू 4 10, 10 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा 10⁻⁻1 और 10। तो ये तो जेड नॉट आ रहा है भाई 1/100 मीटर, तो ये तो 1/100 आ रहा है। अच्छा इन सेंटीमीटर पूछा है, इन सेंटीमीटर पूछा है तो वो कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अपना जो जेड नॉट आएगा वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया जेड नॉट बराबर 1 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया। तो आज हमने 29 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक पूरे सिलेबस का हमने चक्कर मारा है, और ऐसे ही मल्टीपल सेशन आपके लेते रहूंगा। अगर आप कमेंट और इस वीडियो को प्यार दिखाओगे तभी मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और एक सेशन लेके आऊंगा, लेकिन आपको प्यार दिखाना पड़ेगा। और मैं सीरियसली बोलता हूँ दिस सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद समझ में आएगा कि सर ने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करवाए थे, और अगर ये हम ये क्वेश्चन भी करके जाते तो हमारा सिलेक्शन हो सकता था। इसलिए फ्रेंड्स इट्स माय रिक्वेस्ट, हमारी पूरी डिवाइन जेई के टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है आपको ये वीडियो को सीरियसली लेना और इनको प्यार देना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रहे हैं। तो यस, तो आई होप आपको बहुत मजा आए होंगे। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक यार ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।